आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। टॉप परसेंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने शनिवार को भी आप लोगों से कहा था कि हम कोशिश करेंगे नित्य प्रतिदिन एक लाइव सेशन या एक लाइव क्लास करें। कुछ बच्चों का उसमें रिप्लाई आता है कि सर नेट का जो एग्ज़ाम है, नेट जेआरएफ का, उसको लेकर अगर आप कोई डिस्कशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो आज का जो चर्चा है, आज की जो क्लास है, बेसिकली वो नेट के एग्ज़ाम को लेकर है कि नेट के एग्ज़ाम को आप किस तरीके से देखते हैं, नेट के एग्ज़ाम में क्या क्या आपकी संभावनाएं हैं, नेट के एग्ज़ाम के लिए क्या क्या आपको बेसिक नीड होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें हम कोशिश करेंगे यहाँ पर डिस्कस करने की, नेट को लेकर, स्पेशली नेट को लेकर। ऐसे ही हम अलग अलग क्लासेस करते रहेंगे अलग अलग एग्जामिनेशन के हिसाब से। कोई नेट हो गया, कोई यूपीएससी हो गया, कोई आपका स्टेट पीसीएस हो गया। एक सेशन फिर हम लेंगे बच्चों का एमए और बीए वालों का। लाइव सेशन के अंदर हम कोशिश करेंगे वो सारे प्रश्न जो आपके मन में हैं आप हमसे पूछ सकते हैं और हम उस पर चर्चा करेंगे। जैसे कल जिन बच्चों ने कहा कि सर नेट का डिस्कशन लीजिए, उनका बेसिक मोटिव ये था कि सर हम अभी कॉलेज में हैं, एमए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और हमें नेट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा उसको एलोबरेट कर दीजिए, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा सा उसको समझा दीजिए ताकि हम कुछ समझ सकें। देखिए, कुछ बातें हैं नेट को लेकर के। नेट के अंदर आप दो तरह से जो रिजल्ट आते हैं उसको आप दो तरीके से समझिए। एक रिजल्ट है कि हमें प्रोफेशनल डिग्री लेकर के, आपने एमए कर लिया, एक प्रोफेशनल डिग्री आपके पास हो गया। अब एमए करने के बाद आपको टीचिंग फील्ड में जाना है, लेक्चरशिप में जाना है। तो नेट का जो रिजल्ट है एक तरफ आपको लेक्चरशिप की तरफ लेके जाता है। राजीव जी नमस्कार। लेक्चरशिप की तरफ लेके जाता है। दूसरा, अगर आपकी इच्छा है कि मुझे जो है हायर स्टडीज के अंदर रिसर्च में जाना है, मुझे खोज करनी है दर्शन शास्त्र के अंदर या किसी भी विषय के अंदर खोज करनी है, तो वहां फेलोशिप के लिए एक एग्जाम होता है जिसको हम कहते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इंडिया में लगभग 3 तरह की मेन फेलोशिप्स होती है। जेआरएफ, जेआरएफ के बाद आती है एसआरएफ जिसको आप कहते हैं सीनियर रिसर्च फेलोशिप, और सीनियर रिसर्च फेलोशिप के बाद आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाती है, ऐसा माना जाता है। पीएचडी के बाद फिर एक और फेलोशिप होती है जिसको हम बोलते हैं पीडीएफ, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। जब आपकी डॉक्टरेट हो चुकी है उसके बाद भी एक फेलोशिप आपको मिलती है इन द सेंस कोई परोस कर नहीं दी जाती है, आपको एग्जाम फाइट करना होता है। 3 तरह की फेलोशिप्स होती है। इसका मोटिव ये होता है कि आप केवल अध्ययन कीजिए, आप केवल पढ़ाई कीजिए, पैसा जो होगा फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करने के लिए सरकार आपके साथ है। सरकार आपको एक पैसा देगी, एक अमाउंट देगी जिसके माध्यम से आपका घर चलता रहेगा। क्योंकि सरकार भी ये समझती है कि जब आप रिसर्च में जाएंगे, जब आप खोज करने जाएंगे तो पैसा तो सबको चाहिए। अब बच्चे का दिमाग जो है, बच्चे का जो कंसंट्रेशन है वो पैसे पर ना होकर पढ़ाई पर रहे, इसके लिए हम पैसा, सरकार ये पैसा आपको दे देती है। अच्छा अमाउंट होता है, कोई खराब अमाउंट नहीं होता जेआरएफ के अंदर। मान के चलिए कि स्टार्टिंग 25 to 30,000 से स्टार्ट होता है ये अमाउंट, फिर सब्जेक्ट वाइज ये अलग अलग चल बढ़ता रहता है। साइंस में हाईएस्ट रहता है, इस हिसाब से अलग अलग है फिर। तो ये 3 तरह की आपकी फेलोशिप्स होती है जो कि आप कोशिश करें। कुछ मैंने बहुत सारे विद्यार्थी तो ऐसे देखे जो लगभग अपनी पूरी स्टडीज जो है फेलोशिप के अंदर ही निकाल देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अगर मेरे अंदर क्षमता है, अगर मेरे अंदर ताकत है, अगर मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, अगर मेरे अंदर क्षमता है, तो ऑब्वियसली बात है मुझे सरकार अगर कोई रिवॉर्ड दे रही है तो दिक्कत कहाँ है। लेना चाहिए, हमेशा लेना चाहिए। तो बच्चे लेते हैं तो ये दिक्कत नहीं है। तो नेट के अंदर 2 तरह के आउटकम्स निकलते हैं, एक आपको लेके जाता है लेक्चरशिप की तरफ, एक आपको लेके जाता है जेआरएफ की तरफ। जेआरएफ की कट ऑफ थोड़ी सी हाईएस्ट रहती है और लेक्चरशिप के अंदर थोड़ी सी कट ऑफ कम रहती है। 40% मार्क्स मिनिमम है जो कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए लाने पड़ते हैं नेट के अंदर। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, 2 तरह के पेपर होते हैं जिसमें फर्स्ट पेपर जो होता है आपका वो टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड का रहता है। 10 यूनिट उसके अंदर होती है। नॉर्मली एनटीए का एक पैटर्न देखा गया है कि 10 यूनिट है तो लगभग हर यूनिट से 5 प्रश्न आना एक सिस्टम मैंने बना दिया। चलिए, आप दोनों साथ में हमें कर रहे हैं बीएचयू से, बहुत अच्छी बात है। तो ये आपको भी शायद समझ में आ जाएगा कुछ चीजें। अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो कहाँ थे हम? हाँ, 40% मार्क्स के हम काम कर रहे थे। फर्स्ट पेपर होता है टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड का। टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के अंतर्गत यहां पर आपको 10 यूनिट्स दी जाती है, 10 चैप्टर्स दिए जाते हैं। हर चैप्टर से लगभग 5 प्रश्न आने का एक रिवाज, एक मान लीजिए आप।
अब रिवाज इन द सेंस इसको आप इस तरीके से समझिए कि फिक्स इसको सिस्टम तो नहीं है, बट ओवरऑल देखा जाता है कि मिनिमम 4 टू मैक्सिमम 6 क्वेश्चंस किसी भी यूनिट से आना तय है, ये मान के चलिए। रिसर्च एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसके अलावा आपका डीआई के भी क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के क्वेश्चंस भी आते हैं, थोड़े से एनवायरमेंटल के भी क्वेश्चंस आते हैं, हायर स्टडीज के भी क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे करके 10 यूनिट्स आपके सामने रहती है जिसके प्रश्न आपको करने होते हैं। 50 प्रश्न आने का पूरा पेपर रहता है, हर प्रश्न 2 नंबर का रहता है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं। अगर आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो मान के चलिए आपका मूल मंत्र जो है वो यही है कि पेपर फर्स्ट के अंदर आपकी पकड़ थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। इसको लिख लीजिए कहीं पर। कुछ लोग मुझसे संपर्क करते हैं तो कहते हैं कि सर पेपर फर्स्ट में तो ठीक ठाक है, लेकिन पेपर सेकंड पर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं और मेरा जेआरएफ नहीं निकल रहा। नहीं निकलेगा, जब तक पेपर फर्स्ट ठीक ठाक रहेगा तो जेआरएफ नहीं निकलेगा। पेपर फर्स्ट में आपको अपनी एक्सपर्टी दिखानी पड़ेगी, आपको उस्ताद बनना पड़ेगा पेपर फर्स्ट का। अब बच्चे कहते हैं सर मुझे तो मैथ्स नहीं आती है, मुझे तो हम तो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, हमें मैथ्स नहीं आती है, तो हमें तो बड़ी दिक्कत होती है पेपर फर्स्ट के अंदर। सबसे बड़ी गलती आप यहां कर रहे हैं। 10 यूनिट है, 10 यूनिट के अंदर मैथ्स के कितने क्वेश्चन आते होंगे, कितने चैप्टर हैं मैथ्स के? मैक्सिमम 2, बचे कितने? 8, क्वेश्चन कितने? 40। आप तो उस 40 के अंदर भी 20 ही निकाल के ला रहे हैं। तो आप अपनी जो हार है या फिर जो आपका मैं कहूं कि हम पास नहीं हो पा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी मैथ्स के सर पर मत डालिए आप। नमस्कार खुशबू जी। जिम्मेदारी आप मैथ्स के सर पे मत डालिए। अब बाकी भी आपके पास सिलेबस है, आप वो पढ़ के नंबर ले आइए। मैथ्स तो बोनस में रख दीजिए, उसको मैथ्स को बोनस छोड़ दीजिए कि साहब यहां पर अगर कोई प्रश्न आ गया तो मैं करके आऊंगा, अगर समझ में आ गया तो, वरना मुझे क्वेश्चन सारे करने। कंपटीशन एग्जाम जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहां पर भी प्रिंस जी कह रहे हैं रिजल्ट कब आ रहा है और कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए प्रिंस जी, ये दोनों ही प्रश्न ऐसे हैं जिसके बारे में कुछ भी कहा जाना संभव नहीं है। अप्रैल 1 टू 2 वीक में रिजल्ट आना तय हुआ था, बट अभी तक कुछ भी ऐसी हवा नहीं लग रही है। बट चूंकि लास्ट टाइम देखा गया कि नेट ने जो एग्जाम डेट निकाली वो भी ट्विटर के ऊपर निकाली थी, किसी को खबर तक नहीं लगी, किसी को हवा तक नहीं लगी कि ऐसा हो सकता है। तो यही उम्मीद है कि कभी भी आ सकता है रिजल्ट। कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूं तो जो लास्ट टाइम कट ऑफ रही थी, बहुत सारे लोग इस पर यह बात कर रहे हैं कि कट ऑफ जो है सेम वो रह सकती है। बट हमेशा एक ट्रेंड आप पकड़ के चलिए अपने मनोमस्तिष्क में, हमेशा एक ट्रेंड पकड़ लीजिए कि लास्ट टाइम अगर कट ऑफ 60% रही थी तो +-5 कर दीजिए उसको। 55 से 65 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। अगर 70 रही थी तो +-5, 65 टू 75 के बीच में कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि ज्यादा वेरिएशंस कट ऑफ में आना पॉसिबल नहीं होता है। तो पहला प्रश्न आपका कि रिजल्ट कब आ रहा है, तो आप उम्मीद कीजिए कि रिजल्ट जो है अप्रैल में आ जाएगा। कब आएगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि हम ना ही तो एनटीए के अंदर कर्मचारी हैं और ना ही एनटीए हमें बताता है। दूसरी बात, जितना इंफॉर्मेशन आपके पास है उतना ही इंफॉर्मेशन पूरे इंडिया के पास है। मैं अगर झूठ बोल दूं कि नहीं इस हफ्ते रिजल्ट आ जाएगा ये और वो, ये सब हो सकता है, ठीक है, अजम्पशंस हो, बट अजम्पशंस पे नहीं काम करना चाहिए। आप फिलॉसफी के स्टूडेंट्स हैं। तो पहली बात तो ये कि अप्रैल में आ जाएगा और कट ऑफ जो है +-5 मान के चलिए आप। तो पेपर फर्स्ट की हम बात कर रहे थे। पेपर फर्स्ट के अंदर फंडा सीधा सा है कि आपको मैथ्स अगर नहीं आती है तो छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़िए, फिर आप बाकी सारे यूनिट्स पढ़िए, आप बहुत अच्छे पढ़िए। फिर आप नेगेटिव मार्किंग आपकी हो नहीं रही है, फिर भी आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो ये तो प्रश्न ऐसा आ गया कि आपको खुद की तैयारी पर एक संदेह करना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं कैसे प्रश्नों को अटेम्प्ट कर रहा हूं। जैसे हमारी जब क्लास होती है तो मैं उन्हें कुछ ट्रिक्स बताता हूं। क्या देखिए, जब आपको प्रश्न नहीं आता हो ना तो छोड़ के नहीं आना है प्रश्न को। कोशिश करनी है कि वो प्रश्न मैं छोड़ के ना आऊं, तुक्का लगाऊं, और तुक्का भी मैं ऐसा लगाऊं जिसकी पॉसिबिलिटी हो कि वो सही हो। पेपर सेकंड पे आते हैं फिलॉसफी के पेपर सेकंड के ऊपर। सेम यहां पर भी 10 यूनिट है। इंडियन और वेस्टर्न फिलॉसफी का कॉम्बिनेशन जो है वो एनटीए नेट के अंदर आता है। पहले अगर मैं बात करूं तकरीबन 2011, 12, 13 के आसपास की, तो फिलॉसफी के अंदर एक पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, एक पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था जिसमें आपको लिखना पड़ता था उत्तर। धीरे धीरे सेकंड पेपर को भी ऑब्जेक्टिव बना दिया गया और धीरे धीरे दोनों पेपर को मर्ज कर दिया गया। पहले 2 पेपर होते थे फिलॉसफी के, फिलॉसफी पार्ट फर्स्ट, फिलॉसफी पार्ट सेकंड, मतलब सभी के 2 पेपर हुआ करते थे।
एक होता था थोड़ा डेप्थ के अंदर होता था, बेसिक होता था, दूसरा थोड़ा प्रैक्टिकलिटी के अंदर एथिक्स वाला सेक्शन उसमें डाल दिया जाता था। फिर दोनों को मर्ज कर दिया गया, डिस्क्रिप्टिव का जो कंसेप्ट था वो खत्म कर दिया गया, वहां से सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होने लगे। बट कंसेप्ट फिक्स है, इंडियन और वेस्टर्न फिलॉसफी। अब इंडियन और वेस्टर्न फिलॉसफी का सिलेबस, कई बच्चे पूछते हैं सर सिलेबस क्या है। सिंपल ट्रिक बताता हूं सिलेबस की, एक एक छोड़कर यूनिट पढ़िएगा। यूनिट फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ। कौन कौन सी बोली मैंने? फर्स्ट, एक छोड़ दीजिए थर्ड, एक छोड़ दीजिए फिफ्थ, एक छोड़ दीजिए सेवंथ। ये 4 यूनिट इंडियन फिलॉसफी की है। ये 4 यूनिट है इंडियन फिलॉसफी की। फर्स्ट इंडियन फिलॉसफी, उसके बाद थर्ड, फिफ्थ और सेवन, जिसके अंदर आती है आपकी इंडियन कंटेम्प्ररी, इंडियन एथिक्स और इंडियन सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी। सेम यूनिट सेकंड, एक छोड़ दीजिए फोर्थ, एक छोड़ दीजिए सिक्स्थ, एक छोड़ दीजिए एट्थ। सेकंड है बेसिक वेस्टर्न फिलॉसफी की, फिर सेम फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ, जिसके अंदर वेस्टर्न एथिक्स, वेस्टर्न सोशल पॉलिटिकल और वेस्टर्न कंटेम्प्ररी। राजीव लोचन जी कह रहे हैं सर किसी एक दार्शनिक को एज ए रिसर्च टॉपिक रखा जा सकता है क्या? जैसे कि मुझे एक ऑर्थर हैं, आपने शायद शेक्सपियर लिखा है, शेक्सपियर पे रिसर्च करने का मन कर रहा है, तो क्या उनके कृतियों पे अपना इंटरप्रिटेशन देना होगा? कृतियों पे नहीं, आप थ्योरी उठाइए उनकी। रिसर्च आप किताबों पर नहीं कर सकते हैं, रिसर्च आप थ्योरी पर कर सकते हैं। समझ रहे हैं? रिसर्च का मतलब है कि मैंने कुछ खोजा और मैंने एक सिद्धांत बना दिया, आप उसी सिद्धांत को दोबारा से खोज रहे हैं। रिसर्च पुनः खोजना, पुनः अन्वेषण करना, फिर से खोजना, दिस इज कॉल्ड रिसर्च। मुकेश जी नमस्कार। दोबारा से खोजना। तो आप एक कंसेप्ट उठाइए, अगर आपने शेक्सपियर सी लिखा है या आपने सॉफन हेयर लिखा है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, अगर सॉफन हेयर लिखा है आपने, चाहे शेक्सपियर लिखा है, जो भी लिखा हुआ आपने, उनका एक फिलॉसफी उठाइए, जिस फिलॉसफी में आपको लगता है कि यार ये फिलॉसफी मैंने पढ़ी हुई है और मुझे आती बहुत है, और इसमें अगर मैं चाहूं तो इसको मैं अगर इस एंगल से पढ़ूं तो एक कुछ और ही निकल कर बाहर आता है, तो आप उनकी थ्योरी पर काम कर सकते हैं। बुक्स पर आप काम करेंगे तो दिस इज नॉट अ रिसर्च, ये रिसर्च नहीं है, ठीक है। हाँ, उनकी एक थ्योरी उठा लीजिए। अगर आप सॉफन हेयर की बात कर रहे हैं तो आप उनकी कोई भी थ्योरी उठा लीजिए कि साहब ये इनकी थ्योरी थी, मैंने पढ़ी थी, इसको मैं नए एंगल से कर रहा हूं। दूसरा, रिसर्च का एक एंगल ये रहता है कि उस रिसर्च को मैं करंट लाइफ के साथ कैसे रिलेट करूं। मान लीजिए आपने कहा बुद्ध का कोई सिद्धांत है कि साहब बुद्ध का क्षणिकवाद का सिद्धांत है, बौद्धिज्म का, तो बौद्धिज्म का क्षणिकवाद, मान लीजिए आपने हेडिंग दिया कि बौद्धिज्म का क्षणिकवाद विज्ञान और आम जीवन को कैसे प्रभावित करता है, उस पर आप रिसर्च कीजिए। आपने कहा चारवाक का आपने कहा एटोमिज्म का जो सिद्धांत है, या फिर चारवाक का जो आप कहते हैं स्वभाववाद का जो सिद्धांत है, या आप कहते हैं चारवाक का जो हिडोनिज्म या सुखवाद का जो सिद्धांत है, उसको आप कहिए कि जो हिडोनिज्म और जो सुखवाद का सिद्धांत है चारवाक का, क्या वो आम जीवन को सही ढंग से जीने का एक पद्धति या सिद्धांत देता है या नहीं। इस तरीके से आप थ्योरी उठाइए, थ्योरी को आप एलोबरेट कीजिए। अगर आप सॉफन हेयर को डिस्कस करना चाहते हैं तो भी आपको कंसेप्ट ही उठाना पड़ेगा, इनकी फिलॉसफी ही उठानी पड़ेगी। फिलॉसफी उठकर ही रिसर्च होती है, सीधा सा सिद्धांत। व्यक्ति पर रिसर्च नहीं होती है। व्यक्ति पर रिसर्च कब होती है? जब आप प्रोफेसर बन चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, अब आप सॉफन हेयर पर रिसर्च कीजिए। नेट जेआरएफ का तरीकेरा सर, मुकेश जी समझ में नहीं आया मुझे, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम फिलॉसफी की बात कर रहे थे। यूनिट संख्या फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ इंडियन, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ वेस्टर्न। 8 यूनिट हो गई, बची 9th और 10th। 9th लॉजिक और 10th आपकी हो गई अप्लाइड फिलॉसफी, अनुप्रयुक्त दर्शन शास्त्र। हमने एक अलग से सिलेबस को थोड़ा सा बाइफरकेट करके बनाया हुआ है, जिसमें मैं कहता हूं कुछ बोनस यूनिट्स आपके पास है, कुछ टफ यूनिट्स आपके पास है और कुछ मॉडरेट यूनिट्स आपके पास है। जिसको मैं बोनस कहता हूं उसके अंदर आती है यूनिट संख्या 3rd, यूनिट संख्या 5th, यूनिट संख्या 7th
और यूनिट संख्या 10th फिलॉसफी की 3, 5, 7, 10 ये बोनस है। क्यों? सबसे आसान प्रश्न यहीं से आते हैं, सबसे हल्के प्रश्न यहीं से आते हैं। हल्के इन द सेंस कि ऐसे प्रश्न जिनका समाधान आप आसानी से कर सकते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, छोटा सा सिलेबस है तो दिक्कत होती नहीं। पहली बात। फिर आती है वो यूनिट्स जो थोड़ी सी टफ है। थोड़ी सी टफ मतलब थोड़ी लेंदी है, पढ़ने के लिए थोड़ा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, एट्थ। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, एट्थ, ये वो यूनिट्स है, थोड़ी सी बड़ी है लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो लगभग सक्सेस रेट यहां पर 60% के आसपास है। थर्ड, फिर आता है वो सेक्शन जो सबसे टफेस्ट है, यूनिट 6 और यूनिट 9। हालांकि 6 को कुछ लोग टफ नहीं मानते हैं, मैं भी नहीं मानता, बट फिर भी ठीक है, लेंदी सिलेबस है, बच्चे थोड़ा सा उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। तो 9th और जो 6th है आपकी वो थोड़ा सा लेंदी के चक्कर में टफ बन जाती है। लॉजिक्स में कहता हूं मत पढ़ो, मैं मेरे सभी बच्चों को कहता हूं लॉजिक्स मत पढ़ो। समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको प्रेशर मत बनाओ। बच्चे सिर्फ 9th यूनिट के चक्कर में बाकी की 9 यूनिट को इग्नोर कर देते हैं, जिसके कारण वो रिजल्ट नहीं आ पाता, वो फेल हो जाते हैं। सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग। अरे लॉजिक से कितने प्रश्न आएंगे? 8, 9, 10, बस बात खत्म। नहीं करूंगा। 90 प्रश्न बचे। क्या 90 प्रश्न में से मैं 70, 60 क्वेश्चन सही कर सकता हूं क्या? मैक्सिमम 70, मिनिमम 60 कर सकता हूं तो मेरा काम हो गया। किसी एक यूनिट को बर्डन मत बनाइए, किसी यूनिट को अपने ऊपर प्रेशर मत बनाइए कि साहब मुझे तो लॉजिक्स नहीं आता तो लगता है नेट नहीं निकलेगा। सबसे बड़ी बेवकूफी है। अरे लॉजिक्स के कारण नेट थोड़ी निकलता है। लॉजिक्स के कितने प्रश्न? 10। चलिए किस्मत खराब है तो 12 प्रश्न आ गए। चलिए और किस्मत खराब है, मैं कहता हूं 15 प्रश्न आ गए, तो भी 85 क्वेश्चंस आपके पास बच गए। और उन 15 क्वेश्चंस में से ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कुछ भी नहीं आता हो। अगर 2 क्वेश्चन का आंसर भी लगाया सही तो काम हो गया। लेकिन 85 में आपने क्या किया? चलो ठीक है, लॉजिक्स आपको नहीं आते थे, बाकी यूनिट्स आती थी क्या? हाँ सर आती थी, तो आपका नेट जेआरएफ क्लियर है। और अगर उसमें भी नंबर नहीं आ रहे हैं तो अपनी हार का जो जिम्मेदारी है वो लॉजिक्स को मत दीजिए। लॉजिक्स ने कुछ नहीं किया। खुद को थोड़ा सा आप उस तरीके से आगे बढ़ाइए जो तरीका आपको नेट जेआरएफ के करीब लेके जाए। फंडा क्लियर है। केवल एक यूनिट ना ही तो मुझे पास करवा सकती है, ना ही मुझे फेल करवा सकती है। ना ही तो एक यूनिट आपको पास करवा सकती है, ना ही फेल करवा सकती है। नेट जेआरएफ के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। कुछ विद्यार्थी मुझे कहते हैं सर ना मुझे मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पाती सर, टाइम नहीं मिलता सर, बड़ा पढ़ना पड़ता है सर, बहुत प्रेशर है सर लाइफ में। भैया प्रेशर तो सभी के ऊपर है, और प्रेशर है तभी तो आप पास होंगे। बिना प्रेशर के कोई पास नहीं होता दुनिया में। छोटी सी एक थ्योरी बताता हूं, छोटी सी एक सिद्धांत आपको समझाता हूं। आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आप रोज आधा घंटा निकाल लीजिए, 30 मिनट आप निकाल लीजिए। उस 30 मिनट में आप 1 मिनट में एक प्रश्न हल कीजिए, 30 प्रश्न रोज हल कीजिए। 1 महीने में अगर आप देखेंगे आपने 900 प्रश्न हल कर लिए, 2 महीने में आपने लगभग 1800 प्रश्न हल कर लिए, 3 महीने में आपने 2700, 2700, 2700 प्रश्न में हल करके बैठा हूं। कब? जब मैंने केवल आधा घंटा प्रश्न हल किए। लेकिन शर्त एक है, यह आधा घंटा रोज निकलना चाहिए, रोज, डेली। आप खाना खाना नहीं भूलते, आप सोना नहीं भूलते, आप अपने नित्य और नैमित्य कर्म रोज नहीं भूलते, तो आप ये 30 मिनट भी नहीं भूलेंगे। मुकेश जी कहते कौन सा बुक बेस्ट है? ये
एक बड़ा ही अजीबोगरीब प्रश्न आता है मेरे सामने। आज आज सुबह भी मेरा किससे बात हुआ, कल भी किससे, कंटिन्यूअसली 3-4 दिन से सेम बात है जो मुकेश जी कह रहे हैं, कोई बेस्ट बुक बताओ। अब आप मुझे बताइए कि बेस्ट की डेफिनेशन क्या है, आप बेस्ट किसे कहते हैं? अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो बेस्ट बुक वो है जिसके अंदर से सारे प्रश्न आ जाते हो, बात खत्म, एक किताब पढ़ूं और पास हो जाऊं, वही सबसे बेस्ट है। और मजेदारी यह है कि नेट के लिए, फिलॉसफी के लिए ऐसी कोई बुक बनी ही नहीं है, तो फिर क्या करें? हमें बेस्ट क्यों चाहिए? सबसे बेस्ट बुक उस बुक को माना जाता है जिसकी लैंग्वेज में समझ सकूं, जिसकी भाषा मैं समझ सकूं, मैं खुद। मैंने कहा सीडी शर्मा लेके आ जाइए, आपने कहा सर समझ में नहीं आया। कैसे समझ में नहीं आया? सबसे बेस्ट बुक है ये तो। अरे सर नहीं समझ में आया। अरे कैसे समझ में नहीं आया? पढ़ो। तो वो बेस्ट बुक आपके लिए वर्स्ट बुक हो गई, बेहतरीन बुक आपके लिए सबसे खराब किताब हो गई। क्यों? अरे सर इसकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आई मुझे तो। हर एक व्यक्ति की खुद की बेस्ट बुक होती है। बेस्ट इन द सेंस जो पुस्तक आपसे जुड़ जाए, जिस पुस्तक से आप खुद को जुड़ा हुआ महसूस करो, वही बुक बेस्ट है, और कोई बुक बेस्ट नहीं है। कोई बुक बेस्ट नहीं है और कोई बुक खराब नहीं है। बेस्ट और वर्स्ट तब देखा जाता है जब आप कंसेप्चुअल जा रहे हैं, लेकिन नेट के अंदर मैंने 90% बच्चों को देखा कंसेप्चुअल कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। सबको एक ऐसी पुस्तक चाहिए जिसमें से सारे प्रश्न आ जाएं और मैं पास हो जाऊं। वही बेस्ट पुस्तक है जो बिना पढ़े मुझे पास करवा दे। वही बेस्ट टीचर है जो बिना मेहनत के मुझे पास करवा दे। वही इंस्टीट्यूट बेस्ट है जो बिना फीस और बिना मेहनत के मुझे पास करवा दे। सिंपल थ्योरी है लाइफ की, सिंपल थ्योरी है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है मुकेश जी, ना ही तो कोई बुक बेस्ट है ना ही कोई बुक वर्स्ट है। आप बुक लेकर आइए, पढ़िए, समझिए, जो किताब आपसे जुड़ जाती है वही बुक आपके लिए बेस्ट है, वरना वो बुक आपके लिए बेकार है। थ्योरी सिंपल है, इतना दिमाग मत लगाइए इसमें कि मैं कौन सी पुस्तक पढ़ूं कौन सी नहीं पढ़ूं। ठीक है, आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, रिसर्च, मैं खोज करूंगा, मैं खोज करूंगा, मैं खोज करूंगा, तो सबसे पहले यह खोज कीजिए कि सबसे बेस्ट बुक कौन सी है। सबसे पहले यह खोज कीजिए सबसे बेहतरीन पुस्तक कौन सी है। यहां से खोज शुरू होती है, द स्टार्टिंग ऑफ द रिसर्च। शुरुआत है खोज की, ये तो आप कीजिए शुरू, ढूंढिए किताब। एक इंडियन फिलॉसफी की लगभग सैकड़ों किताबें। इंडियन फिलॉसफी बेसिक की आपको एक अलग पुस्तक मिलेगी, इंडियन फिलॉसफी में इंडियन एथिक्स की आपको अलग पुस्तकें मिलेगी, इंडियन सोशल पॉलिटिकल की अलग पुस्तकें हैं, और इंडियन कंटेम्प्रेरी की अलग है। अब ये 4 सेक्शन में लगभग 40 किताबें हैं। अब इन 40 किताबों को आप किस तरीके से कंपाइल करेंगे नहीं पता, तो आप बेस्ट किसे कहेंगे नहीं पता। तो बेटर यही है, आप सभी के लिए मेरा एक ही निवेदन है, एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जब बेस्ट की बात करते हैं तो कोशिश करें आप वो पुस्तक पढ़ें जो पुस्तक आपके लिए जरूरी है, आवश्यक है, वरना आप मत पढ़िए। जो पुस्तक समझ में नहीं आती उसे मत पढ़िए, भले ही वो कितनी ही अच्छी हो, भले ही मेरे टीचर ने रिकमेंड की हो, मत पढ़िए। अगर समझ में नहीं आती है तो मत पढ़िए, और टीचर ने कहा कि ये तो एकदम बकवास किताब है और आपको लगता है कि इसको पढ़कर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेता हूं, तो वो किताब पढ़िए। वो आपके लिए रामबाण इलाज है, वो बेस्ट है, बेहतरीन है, सर्वोत्तम है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी। नेट जेआरएफ निकालने की कोई मंत्र नहीं है, कोई ऐसी कोई पूजा पाठ नहीं है जिसको करके आप पास कर लें एग्जाम, नहीं। मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत कैसे करें? स्मार्ट स्टडी, हर यूनिट के लगभग 100-200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए।
सर इतना टाइम नहीं मिलता। अरे 50 क्वेश्चन की तो कर सकते हो। सर इतना भी टाइम नहीं मिलता, तो फिर आप नेट की पढ़ाई छोड़ दो। आपके पास टाइम नहीं है तो आप नेट की पढ़ाई छोड़ दो। जहां पर आप बिजी हो वहां पर आप कंटिन्यू करो। मुझे आम खाने हैं लेकिन पेड़ में पानी देने का टाइम नहीं है, तो भैया फिर आम आपके लिए नहीं बने। खरीदो और खाओ, वो एक अलग बात है। पेड़ से तोड़कर खाने वाला सिद्धांत छोड़ दीजिए। फिर आप लेक्चरशिप करनी है, जेआरएफ करनी है, लेकिन टाइम नहीं है, तो ठीक है, आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ चले जाइए, वहां पर टीचिंग करना शुरू कर दीजिए। मोटिव तो पैसा कमाना है, इससे नहीं तो उससे कमा लीजिए, बात खत्म। लेकिन इस रास्ते पर फिर आपका काम नहीं है, छोड़ दीजिए। टाइम तो निकालना पड़ेगा, टाइम तो निकालना पड़ेगा। अगर आपके पास रोज समय नहीं है तो फिर आप ये सोचिए कि मेरा समय जा कहां रहा है। हमने मोबाइल बनाया, हमने टेक्नोलॉजी बनाई, क्यों बनाई? ताकि मेरा समय बचे। और हुआ क्या? टाइम नहीं है। मोबाइल भी आ गया फिर भी टाइम नहीं है, लैपटॉप आ गया, इंटरनेट आ गया, सब कुछ आ गया, फिर भी टाइम नहीं। तो ये टाइम गया कहां? टाइम गया कहां? टेक्नोलॉजी हमने इसलिए बनाई ताकि वो टेक्नोलॉजी मेरे मदद करे, मेरे समय की बचत करे, लेकिन हो गया उल्टा। टाइम तो अभी भी नहीं है, तब भी नहीं था। तो टेक्नोलॉजी में हमने टाइम वेस्ट क्यों किया? फिर पहले ही ठीक थे। तो गणित सीधी सी है, टाइम तो है आपके पास लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं है, उसका उपयोग आप ढंग से नहीं कर रहे, उसका दुरुपयोग हो रहा है। और फिलॉसफी की एक छोटी सी स्टेटमेंट है, फिलॉसफी का एक छोटा सा सिद्धांत है, आप समय को बर्बाद कीजिए, समय आपको बर्बाद कर देगा। सिंपल। आप समय की इज्जत कीजिए, समय आपको इज्जत दिलवाएगा, समय आपको इज्जत दिलवाएगा। इसको आप जैसे भी समझ सके, जैसे भी आप इसको उपयोग कर सके अपने जीवन में। सिद्धांत सीधा सा है, समय की रिस्पेक्ट, समय की इज्जत। ये मत कहिए कि समय नहीं है, समय तो बहुत है, हमें उपयोग करना नहीं आया। ठीक है, तो ये नेट के कुछ डिस्कशंस थे। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो या इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो आप वो प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं, हम उन प्रश्न पर चर्चा करेंगे। अगर नहीं है तो फिर हम आज की क्लास को, आज के इस सेशन को समाप्त करते हैं। है तो प्रश्न पूछ लीजिए, नहीं है तो प्रश्न मत पूछिए, सिंपल सी बात है। हमारे जो नेट के बैचेस हैं वो 15 और 1 तारीख से चलते हैं, हर महीने की 15 और 1 तारीख से। जो जो बच्चा उसमें इंटरेस्टेड हो वो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, हालांकि कॉल कर लेते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप संपर्क कर सकते हैं उसके अंदर। और इसके अंदर क्लासेस रहता है, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, सब कुछ रहता है। अभी कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, 1 मिनट का समय देता हूं आपको मैं, ताकि आधा घंटे का अपना क्लास हो जाए। प्रश्न नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप प्रश्न पूछें। अरे होगा ही नहीं तो कहां से पूछेंगे? नहीं है तो नहीं है ना? इतना वो स्ट्रेच होने की जरूरत नहीं है, उतना तनाव की जरूरत नहीं है। इतना है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, है ना? चलिए, मुझे लगता है आपके पास प्रश्न नहीं है। कल फिर हम इस समय पर उपस्थित होंगे, कल फिर हम इस समय पर आएंगे। अगर नहीं है कोई आपको क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पहले हमें मैसेज कर दीजिएगा, ताकि कल हम जब क्लास लें तो पहले हम इन चीज़ों को पहले डिस्कस करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत धन्यवाद।